स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। और आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। फेवरेट तो मैंने बोल दिया क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी होगा, क्योंकि कम मेहनत में अच्छे नंबर इसी सब्जेक्ट में भैया हम आप ला सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर के लिए सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के आंख बंद करके अगर आप 2 वर्ष वाली आईटीआई कर रहे हो, आपकी आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 वर्ष की है, तो भाई ये सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है बिना किसी डाउट के, है ना। अब नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए सर मेरा ट्रेड ये है वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब मेरे स्टूडेंट हो और आप सभी का ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हो यानी क्लास नंबर 6, तब तो भाई आपको 1 to 5 भी देखना पड़ेगा। और उसके देखने का क्या तरीका होता है, प्लेलिस्ट। इसी वीडियो के नीचे आप जाओ, देखोगे डिटेल्स वगैरह रहती है ना, वीडियो के नीचे क्लिक करो तो व्यू मोर वगैरह लिखा रहता है। तो आप एक लिंक मैंने दे दिया है प्लेलिस्ट का, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके पीछे क्लासेज 1 2 3 4 सब सीरियल से आपको मिल जाएंगे। और पढ़ना भी चाहिए सीरियल से, एक तरफ से चलेंगे तो आनंद आएगा, समझ में भी आएगा। बीच में घुसेंगे तो लगेगा क्या ही बकवास चीजें है ना। तो फिलहाल ये हो गया। दूसरी चीज हो जाती है कि बच्चों को चाहिए होता है पीडीएफ, जो मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि अगर मैं क्लास 6 करा रहा हूं तो क्लास 6 में जो पीडीएफ आपके होंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन होंगे जो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी बस समझ लिए आप तो 50% आंसर आप खुद दे लेते हो, बाकी 50% में कुछ मैं मदद कर देता हूँ आपकी देने में। तो वही हमें करना है। एक बार वीडियो देखिए, समय देकर देखिए कि दोबारा इसको देखने की जरूरत ना पड़े। ये ऐसा ही शानदार सब्जेक्ट है। और उसके बाद एक बार रिव्यू कर लीजिए पीडीएफ से कि भाई हाँ ये क्वेश्चन है ये आंसर है। ये नहीं कि पीडीएफ ही रखने लगे, पीडीएफ रखने से गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लगभग 400 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो ये समझ के चलिए कि कम से कम आपके 1000 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। 1000 क्वेश्चन इसलिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि इस 400 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। किसी के 4 ऑप्शन है तो कौन सा वाला क्यों सही है, कौन सा गलत क्यों है। तो अगर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, आप तुरंत पकड़ लोगे क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और मैं आपको ही समझाता रहता हूं कि भाई सही आंसर कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, कहने को 400 क्वेश्चन शायद करेंगे या थोड़ा कम ही करने वाले हैं, लेकिन वो हमारी तैयारी 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस की होने वाली है। इस वेबसाइट को याद कर लो, आपको हमेशा काम आएगी। यहाँ पर पीडीएफ के साथ साथ अभी इस पर काम चल रहा, हो सकता हो ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तब तक इसका भी काम कंप्लीट हो चुका हो डेमो के लिए। तो फिलहाल वहां पर 1 2 अपडेट भी हो चुके हैं, यानी पीडीएफ प्लस टेस्ट प्लस मेरी ये क्लास, उसके बाद कोई टेंशन की नहीं है बात, है ना। हम लोग करेंगे मजेदार परफॉर्मेंस। और आप जो भी अगर थोड़ा सा कुछ बच्चे नए होते हैं, जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं तो नए क्या ही होंगे, सब अपने ही है ना, आप लोगों को सब पता ही है, तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या ही ज्ञान दें आपको, आप लोग तो आप पहले से ही पढ़े हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा तहलका मचा ही गया था, कुछ लोगों ने कम मचाया होगा तो सेकंड ईयर मचा लेना। क्वेश्चन नंबर 101 क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले 1 से 100 क्वेश्चन हमने क्लास 1 to 5 में करा दिया है। हर क्लास में 20 क्वेश्चन लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने वहां तक खत्म कर दिया और शुरू होते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइड होके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। Paying attention to the speaker, not interrupting, taking time to understand before asking question or responding is। ये कह रहा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन वाला। इसके पहले भी जो हम लोग क्लास, इसके पहले जो आप लोग क्लास देखे होंगे उसमें भी कम्युनिकेशन था। तो कम्युनिकेशन में होता क्या है, पर्टिकुलरली 2 लोगों की बातचीत होती है या फिर कई बार ग्रुप वाला कम्युनिकेशन होता है जो मीटिंग हॉल वाला होता है। तो कोई एक व्यक्ति बोल रहा होता है, जैसे एक व्यक्ति है, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ना, तो जो बोल रहा होता है बारी बारी से सबका नंबर आता है बोलने को। या कई बार ऐसी मीटिंग होती है कि बाकी सबको सिर्फ सुनना होता है। जैसे क्लासरूम का मान लो, ये है गुरुजी, ठीक है, ये है टीचर और ये हो गए हमारे क्या, यही हो गए स्पीकर, ये बोल रहे हैं। क्योंकि ये बोलेंगे और ये कहते हैं कि भाई जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उस समय आप पूरी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनो। और ध्यानपूर्वक सुनना क्या कहलाता है, एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, ये सब लोग जो हैं गोल गोल से, ये लोग स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो आपको क्या करना, सुनना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल आ गया तो जब वो टीचर पढ़ा रहा है तो उसी समय नहीं पूछ देना, आपको वेट करना है कि जब वो जैसे रुके अपने टॉपिक को पढ़ाते समय। हर टीचर रुकता है, जैसे एक क्वेश्चन के बाद मैं भी रुकता हूं ना,
तो जब वो अपना टॉपिक कर रहा है उस समय जब वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले, उस समय आप अपना सवाल पूछें और पूछने से पहले सोच समझ ले कि जो आप पूछ रहे हो ऐसा तो नहीं आप वही पूछ रहे हो जो बता दिया है। जैसे कई बार मेरी वीडियो है, ठीक है, मैंने एक वीडियो बना दिया कि आईटीआई एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, इस तरह से बना दिया, और उसके बाद फिर उसी वीडियो के नीचे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, इधर इधर वाला ये वाला बच्चा जो है ना, ये कमेंट करेगा और लिखता है सर आईटीआई का एग्जाम कब होगा। मैं कहता हूँ हे प्रभु, वीडियो देख लो गुरु, उसी के लिए तो बनाया था यार, उस वीडियो में क्या मैंने बताया। तो वही चीज वो क्या करता है, ये बालक सोचता नहीं है, ये कहता है अरे कौन वीडियो इनकी देखे, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि गुरु जी जवाब नहीं देंगे, कहेंगे ओहो ये जो है चेला चालाक बन रहा है तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। फिर चेला गुस्साने लगता है कि इनको तो कमेंट करता हूँ रिप्लाई नहीं देते। तो ये सब तो कहानी चलती रहेगी। सब मिलाकर यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी कोई वक्ता यानी जो बात बोल रहा है, कोई ग्रुप में बोल रहा है, एक व्यक्ति हो सकता है मीटिंग हॉल हो कंपनी की, वो थोड़ा सा मजाक था, सीरियस मत लीजिए, कंपनी में कोई व्यक्ति बोल रहा हो, ठीक है, पेइंग अटेंशन, हम ध्यान पूर्वक उसकी बात को सुन रहे हैं, किसको, जो बोलने वाला है, नॉट इंटरप्टिंग, मतलब हम उसको बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको टोक नहीं रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है ना, जैसे मैं अपनी बात बोल रहा हूँ उसी बीच में वो बोल देंगे, जिसको थोड़ा सा दूसरी भाषा में बोला जाए जो टीचर की भाषा नहीं है तो कहते हैं उंगली करना, जैसे डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। अब जैसे कई बार मेरा अपना अनुभव है, जैसे कभी कॉम्पिटेटिव क्लासेस हैं, जैसे विद्युत विभाग भर्ती वगैरह हुई तो उसमें मैं कभी कंप्यूटर क्लास वगैरह पढ़ाता हूँ, तो होता क्या है ना कि उसमें एक आध दो बालक इस तरह के होते हैं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कि मेमोरी, ठीक है, अगर मैं पढ़ाना शुरू किया मेमोरी, तो उसमें से एक दो बालक ऐसे होंगे नीचे से कमेंट करके पूछेंगे सर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। अरे महाराज पहले पढ़ा तो लेने दो, तो उसी को इंटरप्ट करना कहते हैं। अगर मैं मेमोरी पढ़ा के आगे बढ़ जाता और टॉपिक नहीं बताता तब आप बोलो, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको पेशेंस नहीं रहता है, उनको आदत होती है कि नहीं अब इनको तो बस परेशान करो, तो उसको इंटरप्ट करना कहते हैं। तो यही कह रहा है कि हम ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं बोलने वाले की बात को, स्पीकर मतलब बोलने वाला, इंटरप्टिंग उसको हम इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब बीच में टोक टाक नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, और टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड, और जो बात बोल रहा है उस बात को समझने के लिए समय भी ले रहे हैं, उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और क्वेश्चन को पूछने से पहले ऐसा नहीं कि जैसे वो कुछ बोला मैं तुरंत पूछ दूं उससे सवाल, नहीं, पहले उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, उसके बाद सवाल पूछिए। तो इसका मतलब आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है वही आपको बताना है, उसको हम कहेंगे एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब यही होता है कि सामने वाले व्यक्ति के बात को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके बाद उसमें जो आपको ना समझ में आए उस चीज को पूछना। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही सुन रहे थे फिर उसमें कुछ भी पूछ दे रहे हैं, या फिर वो पढ़ा रहा है उसी बीच में आपने पूछ दिया। सिर्फ पढ़ाने के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो यही चीज यहां पर कह रहा है कि वक्ता पर ध्यान देना, बाधित न करना, मतलब उसको बीच में इंटरप्ट ना करना, डिस्टर्ब ना करना, प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले समझने के लिए समय निकालना, मतलब सोच समझकर फिर क्वेश्चन पूछना या फिर आंसर देना। कोई आपसे सवाल पूछ दिया तो ऐसा नहीं कि हाँ सर मैं पहले बोलूंगा, पहले सुनो, मतलब कि वो क्वेश्चन क्या बोला है उसको समझो, फिर सही जवाब दे पाओगे। आप जल्दीबाजी में गलत करोगे। तो ये क्वालिटी क्या कहलाती है, ये क्वालिटी एक्टिव लिसनिंग कहलाती है, ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है। चलिए आंसर, इसमें थोड़ा समय ले लिया मैंने, लेकिन इससे आपको काफी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक्सेप्टिंग मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, पैसिव लिसनिंग मतलब थोड़ा यहाँ भी ध्यान है थोड़ा वहां भी ध्यान है, जैसे रेडियो सुनना, टीवी सुनना, गाने सुनना, गाना भी सुनते रहते हैं हम लोग, फिर दोस्त से बातचीत भी कर लेते हैं, इधर उधर ताक झांक भी कर लेते हैं, मतलब एक साथ कई काम करते हैं, कहीं ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, वो पैसिव लिसनिंग कहलाती है। मतलब सुन भी रहे होते हैं नहीं भी सुन रहे होते हैं, 10 लाइन बोली गई तो 2-4 लाइन सुना, 2-4 लाइन नहीं भी सुना, तो वो पैसिव लिसनिंग कहलाता है, ठीक है। लेक्चरिंग मतलब जो मैं अभी आपको ज्ञान दे रहा हूँ लेक्चरिंग कहलाता है, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना, समझाना, व्याख्या करना उसकी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आंसर सी हो गया 102। व्हेन सोसाइटी, इंग्लिश ने तो मेरी परेशान कर दी, सोसाइटी डिसाइड हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्स इट ऑन अस इज कॉल्ड क्रिएटिंग। कह रहे हैं कि अगर समाज यह निर्धारित करना है कि मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, और जबरदस्ती मुझ पर यह काम थोपती है, समाज क्या है, समाज कहता है ना, जैसे मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, जैसे हर समाज में धर्म के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं, समाज में अलग अलग प्रकार के, जैसे एक चीज ये होता है
अपनी कास्ट में शादी करना, दूसरी कास्ट में शादी अलाउड नहीं है। ये कौन कहता है? हमारा समाज कहता है। ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो क्या होगा, लोग अपने अपने जो समाज से आपको बहिष्कृत करते हैं। इस तरह की चीजें जो धीरे धीरे समय के साथ अब खत्म हो रही है, पहले बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो समाज कहता है, समाज क्या कहता है कि लड़की है तो वो पैंट शर्ट नहीं पहन सकती, उसको सूट पहनना होगा, दुपट्टा सिर पे ऐसे रखना होगा, साड़ी पहनना होगा। ये कौन डिसाइड करता है? समाज डिसाइड करता है। ठीक है, भगवान ने तो बोला नहीं था, या फिर ऊपर से इस तरह से कुछ आया था, या फिर जो लड़का है, लड़का अच्छी क्रीम पाउडर मेकअप नहीं कर सकता, ये कौन डिसाइड करता है? समाज ही तो। लड़का है तो रफ टफ रहना चाहिए, बैल की तरह रहेगा, चलेगा। तो ये चीज को है ना, इसको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता। तो सवाल भी उसी प्रकार से है, जब समाज यह निर्णय लेता है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, उसे अपने ऊपर थोपता है, हमारे ऊपर थोपता है कि हमें कैसे रहना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो बड़े हैं, उनका जवाब मत दो, भले ही वो गलत कर रहे हैं। जैसे कई जरूरी थोड़ी है कि वो बड़े हैं तो हर काम उनका सही होगा, लेकिन फिर भी तुम विरोध कर दिए तो समाज के नजर में तुम बहुत ही बेकार बालक हो। ठीक है, सही चीज का भी आपने मतलब समर्थन करना, या गलत चीज का आपने विरोध किया, गलत आपसे कोई बड़ा है व्यक्ति है, जो मतलब हो सकता हो आपका कोई रिश्तेदार हो या आपके घर के कोई बड़े हो, और गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप उनको बोलते हो कि नहीं आप ये गलत हैं, तो समाज कहेगा कि भाई ये तो बेकार लड़का है, क्या करता है, बहस करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, इस तरह की चीजें। तो समाज निर्णय ले कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें किस फील्ड में जाना है, हमें किससे शादी करनी है, हम ये सारी चीजें, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भैया जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी हम महिला हैं या पुरुष हैं, उसके आधार पर समाज निर्धारित करता है कि हमें किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से जिंदगी जीना है। ठीक है, अब जैसे ये नहीं हो सकता कि भाई लड़कियां ही मजा ले घर में, किचन में खाना वाना बनाए, उसके बाद दिन भर टीवी देखे 2-4 घंटा सोए, और आदमी ही बैल की तरह कमा के लाए। ठीक है, यह समाज निर्धारित करता है। और अगर ऐसा हो कि लेडी जो है, जो फीमेल है, वो वर्किंग हो, और जो मेल है, जो पुरुष है, वो घर पर मजा ले रहा हो, लेटा पड़ा हो, वेला पड़ा हो, तो लोग, समाज के लोग उसको जीने नहीं देंगे। कुछ न कुछ बोलेंगे बीवी के पैसे पे पल रहा है। क्यों? जरूरी है? दोनों के अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग है तो जरूरी है क्या कि वही कमाए या ये ना कमाए? बट वही चीज है, ये समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले तो बहुत ही ज्यादा था, अब खत्म हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता है ये। लेकिन किस पे आधारित है? जेंडर आधारित है कि भाई मेल है तो आपको ये करना है, फीमेल है तो आपको ये करना है। अगर एक लड़का डांस करता है तो उसको उतनी बड़ाई नहीं मिलेगी, लेकिन अगर लड़की डांस करती है, लोग कहेंगे क्या बढ़िया डांस करती है वो, बहुत अच्छी बात है, पूरा समाज उसका समर्थन करेगा, अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और लड़का डांस करेगा तो फिर उसको कहेंगे, देखते ही है ना, इस चीज को समर्थन नहीं मिलेगा। जैसे अब लड़की हो तो उसको क्या कहेंगे लोग? बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, घर में मम्मी का हाथ बटाओ, दाल चावल सब्जी रोटी बनाना सीख लो, ससुराल में जाओगी तो क्या होगा, क्या करोगी, शादी ब्याह होगा, अपने घर चली जाओगी, कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है वही जेंडर पर आधारित स्टीरियोटाइप। किसके लिए दर्शाता है? फीमेल के लिए। तो ये रूढ़िवादिता है। हालांकि समय के साथ ये खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई है। धीरे धीरे अपर क्लास या जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो एक क्लासेस बटे हुए हैं ना, और जो जातियां बटी हुई हैं, उनमें एक रेशियो कम ज्यादा है। कुछ क्लास जो थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे एडवांस हो गए हैं, उनमें चीजें कम होती जा रही हैं समय के साथ। कुछ क्लास जो अभी कम पढ़े लिखे रह गए हैं, तो उनमें अभी ये चीजें ज्यादा हावी है। बट समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो भाई आप लोग समझ गए होंगे, बाकी हम आंसर सी लिख भी दिए हैं, तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। इक्वालिटी, फ्री सोसाइटी मतलब फ्री मतलब मस्त है भैया, किसी को कुछ भी नहीं, आपको जैसे रहना है जियो। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे कहा नहीं जा रहा। इक्वालिटी मतलब समानता, इन्फोर्समेंट मतलब परिवर्तन, या इसका कोई फिलहाल यहाँ पर मतलब नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वाई डू यू नीड टू स्टडी? तुम्हें ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? यू नीड टू बी मैरिड सून, जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल है? अगर बोला जाए अरे तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, अभी तो कुछ दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी, किसके लिए बोला जाता है? ये रूढ़िवादिता है, लेकिन किसके लिए है? यह जेंडर बेस्ड है, लेकिन गर्ल्स के लिए है, स्पेशली लड़कियों के लिए ऐसा बोला जाता है। किसी लड़के को भला कोई बोल दे, कोई बोलता है क्या
तब तो लड़का खुश हो जाए कि अरे वाह आप तो भैया पढ़ो लिखो मत, शादी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, है ना। लड़के के लिए क्या कभी बोला जाता है अबे क्यों इतना मेहनत कर रहा है, छोड़ पढ़ाई लिखाई यार, तेरे तो शादी हो जाएगी, ससुराल चला जाएगा, बोला जाता है? नहीं बोला जाता ना। तो ये एक सीरियस कहीं न कहीं इशू है, बट समाज से धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, आने वाले टाइम पर खत्म हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है खत्म हो जाए। फिलहाल यहाँ पर और कोई ऑप्शन सही नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू, कह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान इसमें से एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना ही पड़ता है, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ तो एक कॉमन, जैसे हर चीज में एक इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉमन डॉक्यूमेंट होता है ना, तो इंटरव्यू के लिए आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, भैया इंटरव्यू देने जा रहे हो बायोडाटा अपना लेके जाना। बाकी डॉक्यूमेंट्स कई जगहों पर मांगे जाए या ना मांगे जाए, लेकिन रिज्यूमे जो है आपका, जिसको बायोडाटा या सीवी जो आप भी करना चाहें, तो इसको आपको लेकर जाना ही पड़ता है। तो वही कह रहा है कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको इंटरव्यू के दौरान लेकर जाना ही पड़ता है वो क्या है, रिज्यूम है। लीव लेटर मतलब छुट्टी, भाई इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हो। कवर लेटर क्या होता है, जब कहीं आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, भेजते हो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिज्यूमे वगैरह, तो उसके साथ कवर लेटर लगाते हैं। तो इंटरव्यू में फिलहाल अगर लेकर जाने की बात हो तो सबसे जरूरी क्या है, बायोडाटा का होना, रिज्यूमे का होना। रिज्यूमे बायोडाटा में थोड़ा डिफरेंस होता है। रिज्यूमे में क्या होता है, हमारे एजुकेशनल डिटेल्स ज़्यादा फोकस में रखी जाती है, और बायोडाटा में क्या होता है, पर्सनल और फैमिली बैकग्राउंड की चीज़ें ज़्यादा रखी जाती हैं। तो देखा जाए तो जॉब वगैरह के लिए रिज्यूमे दिया जाता है, और जब शादी ब्याह के लिए एक दूसरे का डिटेल लोग शेयर करते हैं तो बायोडाटा शेयर करते हैं, ठीक है। कभी उस पर कहेंगे आप लोग तो अलग से वीडियो हम बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैंक है वही आपको बताना है, इज समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस स्किल एंड एजुकेशनल हिस्ट्री। कह रहे हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें यह लिखा होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके अंदर स्किल्स क्या क्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, कब से कब आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ITI किया, डिप्लोमा किया, तो ये सब कहाँ लिखा होता है, ये सब लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है भाई, रिज्यूमे में लिखा होता है। तो सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ज्ञान देने और लेने वाला सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन तो है नहीं। रिज्यूमे में यही सब होता है बेसिकली क्या इसमें होता है हमारा, सही चल रहा है ना सिस्टम, हाँ कभी देखना पड़ता है, वीडियो रुक तो नहीं गई बीच में। तो क्या है इसमें होता है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमने जॉब किया या फ्रेशर है, हमारे स्किल्स क्या क्या हैं, या फिर हमारे पढ़ाई हमने कब कब की थी, कहाँ से, है ना, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ रिज्यूम में मेंशन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस वाइल स्टार्टिंग देयर करियर, कोई भी अपने करियर की शुरुआत करता है, करियर की शुरुआत मतलब पढ़ाई लिखाई हमने खत्म किया और आगे अपने रोजी रोजगार की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग बिजनेस करने की सोचते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं। तो एक ऐसा कौन सा स्टेप है जो लगभग सबको ही फेस करना ही पड़ता है। जैसे होता है ना सबकी लाइफ में कि कुछ चीजें कॉमन होती हैं सबको, मतलब ऐसा नहीं है कि 100 के 100 लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई खत्म करते हैं, तो कैसा कौन सा एक ऐसा स्टेज है जो लगभग सबको फेस करना पड़ता है, यानी सामना करना पड़ता है, ऐसा क्या चीज है, तो वो भाई क्या होता है, वो होता है इंटरव्यू। जैसे ही हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म होती है, फीलिंग हैप्पी वाली तो अलग बात है, टूर पर नहीं निकलेंगे, मजा नहीं लेंगे, पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद जब भी हमें अपना करियर शुरू करना है तो सभी को भाई इंटरव्यू से होकर गुजरना ही पड़ता है। यही वो दौर है जिसको लगभग जो भी लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको कहीं न कहीं इंटरव्यू देना पड़ता है, उससे होकर गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। तो वही ये पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा फेज है जो लगभग हर व्यक्ति के करियर में आता ही है। अब जरूरी नहीं है कि जॉब के लिए ही आपको इंटरव्यू देना हो सकता हो आप कोई बिजनेस प्लान किए हो और उसके लिए आप लोन लेना है, बैंक के पास जाना है, तो वहां पर भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अपने जो प्रोजेक्ट है जो शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए लोन लेना चाहते हैं, बैंक को उस बारे में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एक तरह का वो भी इंटरव्यू ही हो गया, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर कि ये चीज हमें जो है करियर के सामना करने की बात है, तो लगभग सबको इंटरव्यू का सामना करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर कैन हेल्प, अगर मेरा कोई बिजनेस है, मेरी दुकान है और मैं अपने ग्राहकों के साथ अच्छी बातचीत कर लेता हूँ, मतलब मैं उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा पाता हूँ और उनकी जो डिमांड है उनकी बातों को भी मैं बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ,
वो जो कहते हैं एक बार में मैं समझ जाता हूँ और उनको उनके लायक या उनकी जो जरूरत की चीज है उनको तुरंत मुहैया करा देता हूँ। यानी उनकी और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत बेहतर है, बातचीत हम एक दूसरे की समझ पाते हैं, मेरी बात मेरे कस्टमर आसानी समझ जा रहा है, कस्टमर की बात मैं समझ जा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे बिजनेस पर, ऐसे में मेरे बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो मेरा बिजनेस जो कस्टमर है मेरे दोस्त से कंप्लेन करेगा या अपने अपने दोस्तों से कंप्लेन करेगा? नहीं भाई। या फिर आपके कंपटीशन वाली दुकान पर चला जाएगा? नहीं। दूसरी दुकान खोजने लगेगा कि नहीं अब इसके यहाँ संभालूंगा? नहीं। वो आपके साथ बना रहेगा। रिटेन मतलब होता है कि बना रहना, यानी वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा, आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, मेरी बात समझ जाते हैं, जो मैं कहता हूँ उस हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट देते हैं, या कह लो कि आपसी तालमेल बना रहता है। देखो कम्युनिकेशन मतलब क्या है? दो लोगों के रिश्ते तभी अच्छे बनेंगे जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, विचारों को समझे। और उसके लिए जरूरी क्या है? प्रॉपर कम्युनिकेशन का होना। अगर कम्युनिकेशन गैप है, मतलब आप, कई बार ऐसा होता है ना कि आपस में दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आपस में बात नहीं करते हैं, एक तीसरे के थ्रू बातचीत होती है और तीसरा मिर्च मसाला लगा के उल्टा सीधा करके दोनों में भिड़ा देता है। होता है, आपने भी अनुभव किया होगा। तो वही चीज है कि अगर कस्टमर के साथ मेरा कम्युनिकेशन, मेरा बातचीत का तरीका, व्यवहार अच्छा है तो वो मेरे साथ बना रहेगा, ठीक है, वो कहीं और नहीं जाएगा, ना ही कोई कंप्लेन करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो आंसर आप खुद ही दे लोगे, ठीक है। चले हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कस्टमर जनरली, गैप है आपको बताना है, व्हेन दे हैव अ पुअर एक्सपीरियंस। कह रहा है कि जब कस्टमर आमतौर पर करता है, वो क्या करता है जब आपके साथ उसका अनुभव अच्छा नहीं रहता। जैसे किसी दुकान पर आप बार बार जाओ और एक बार गए आप कोई सामान लेने, वो सामान नहीं मिला उसके पास, कहा भैया अच्छा इस समय तो नहीं है। दूसरी बार गए, फिर कहा एक महीने बाद गए, कहा नहीं नहीं भैया अभी नहीं है। फिर आप तीसरी बार जाओगे, नहीं कहोगे इसके पास तो सामान ही नहीं रहता, नहीं रहता। या फिर दूसरा होता है, आप जाओ और वो आपको सही से अटेंड ना करे, सीधे मुंह बात ना करे, कोई सामान मांगो तो कह दे कि 180 रुपए का है, लेंगे तो लीजिए नहीं तो चाहिए, इस तरह से बात करे। तो क्या होगा? वही चीज है कि अगर आपका अनुभव खराब है, आपका एक्सपीरियंस खराब होता है कस्टमर का, मतलब कस्टमर का एक्सपीरियंस किसके साथ? शॉपकीपर के साथ, मतलब जो दुकानदार है उसके साथ अगर एक्सपीरियंस सही नहीं है, अनुभव सही नहीं बनेगा, तो क्या करेगा? इनको छोड़ेगा, मान लो ए है, इनको छोड़ेगा कस्टमर और बी की तलाश में दूसरी तरफ निकल जाएगा। यानी जो सामान मान लो किसी के यहाँ से वो बार बार राशन दाल चावल चीनी लाता था, लेकिन उसे व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगा, तो क्या करेगा? राशन वाले ही दूसरी दुकान की तरफ स्विच हो जाएगा। तो वही आपको आंसर यहाँ पर ढूंढ लेना है। देखिए इसमें क्या है, क्या जैसे उसका जब अनुभव आपके साथ खराब हो जाएगा, मान लीजिए आपकी दुकान है और आपका कोई कस्टमर है और उस कस्टमर का जो अनुभव है आपके साथ खराब होगा, तो क्या अपने दोस्त को सलाह देगा कि जाके आपके यहाँ से सामान ले? वो सलाह छोड़ो, चार लोगों को और बताएगा कि अरे यार वो बहुत बेकार आदमी, उसके पास मत जाओ, ठीक है। या फिर वो आपके साथ आता रहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, व्यवहार बुरा कर रहे हैं फिर भी मैं उन्हीं से सामान लेता रहूंगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? स्विच टू कंपटीटर। आपके जैसा ही दूसरा जो बिजनेस करने वाला दुकान या दुकानदार या बिजनेस करने वाला व्यक्ति होगा वो उसके पास चला जाएगा। सिंपल सी बात है। बार्गेन विद कंपनी, ठीक है, कंपनी से सौदा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो एक और सिस्टम होता है, जैसे आप जिस ITI कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अगर आपका अनुभव वहां पे अच्छा नहीं रहा तो आप अगले को बताओगे कि वहां जाए? कोई गलती से पूछ भी दिया कि भाई ITI करना है, तो आप पहले ही लाइन ये बोलोगे वहां छोड़ के कहीं से कर लेना। क्या बोलोगे? पहली लाइन। क्यों? क्योंकि आपका उस कॉलेज के साथ जो अनुभव था वो अच्छा नहीं था। तो ये होता है बिजनेस में कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं होगा तो आप जैसे ही दूसरे, यानी दूसरे कॉलेज में वो अगला जब भी उसका कोई पूछेगा, अगर उसको दोबारा कोई पढ़ाई करनी होगी तो भी वो आपके कॉलेज में नहीं आएगा, दूसरी जगह जाएगा, प्लस अपने दोस्तों को भी दूसरी जगह बोलेगा जाने के लिए। तो वही ये क्वेश्चन जो है कहना चाह रहा था और आप समझ भी गए होंगे। चलिए, एन एम्प्लॉय कम लेट, एक एम्प्लॉय है बहुत खतरनाक, रोज लेट आता है, ऑफिस में डेली लेट आता है, तो उस आदमी को क्या कहेंगे? साइलेंट कहेंगे? साइलेंट का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। या कहेंगे बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, या बहुत साफ सुथरा है, नहा धो के आता है? नहीं, वह क्या नहीं है, ही इज नॉट, ठीक है। कह रहे एक व्यक्ति है जो टाइम से नहीं आता, वह व्यक्ति जो रोज समय से आए, जो व्यक्ति काम समय से करता है ना, उसको पंक्चुअल कहते हैं। पंक्चुअल मतलब समय
का पक्का। पंक्चुअल मतलब समय का पक्का। अगर आपका दोस्त है, आपके दोस्त होंगे ना एकाक बहुत खतरनाक होंगे, बोलेंगे बस भाई 10 मिनट में आ रहा हूं, और वो आते 1 घंटा 10 मिनट में। वो 1 घंटा नहीं बताते, कहते हैं बस भाई 10 मिनट में आ रहा हूं, और कब आएंगे 1 घंटा 10 मिनट। तो वो समय के पंक्चुअल होंगे नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि एक कर्मचारी है, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, और उसका रोज का काम है लेट ही आता है, डेली लेट आता है। तो वह क्या नहीं है, वह नहीं है, क्या नहीं है, समय का पक्का नहीं है। क्या नहीं है, समय का पक्का नहीं है, यानी वह क्या नहीं है, पंक्चुअल नहीं है। क्या नहीं भाई, पंक्चुअल नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ही इज नॉट पंक्चुअल, यहां पर क्या हो जाएगा, पंक्चुअल। लापरवाह हो गया व्यक्ति, है ना, ये लापरवाह टाइप का हो गया, यहां पर हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मतलब हर वो जगह जहां आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, रोजगार, बिजनेस, आपका कोई मॉल है, दुकान है, वो वर्क प्लेस कहलाएगा। आपका वर्कशॉप है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जहां पर भी आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय रोजगार करते हैं, वही वर्क प्लेस कहलाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस, जब भी हम अपने नौकरी करने वाली जगह पर लोगों से बातचीत करते हैं, या फिर पीपल इन अथॉरिटी वी नीड, जब हम अपने कार्यस्थल पर या अधिकार में लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है। हमें कैसे बात करना चाहिए, क्या बहुत हार्शली बात करना चाहिए, मतलब बहुत कठोरता से टेढ़े मेढ़े शब्दों के साथ बात करना चाहिए, नहीं भाई। क्या सावधानी पूर्वक बात करना चाहिए, हाँ, और गाली देना चाहिए, नहीं भाई। सावधानी पूर्वक बात करना तो ठीक था, लेकिन अब्यूजिव की बात हो रही है, गाली देना ये ठीक है नहीं। कह रहे हैं रूड और वायलेंट, टेढ़ा बोलो और मारपीट भी करो, तो ये क्या चीज सही है, नहीं। सब मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी फैक्ट्री, कंपनी, हॉस्पिटल, जहां पर भी आप नौकरी करते हो, आपके साथ में आपका सीनियर, आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ आपका व्यवहार या बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा बोलो और बकवास करो, ठीक है। उनके जेंडर को लेकर, मतलब वो महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदे जोक मारो, इस तरह की बात नहीं, ये चीज गलत है। लास्ट वाला क्या कह रहा है कि बहुत ही रूडली, मतलब बहुत टेढ़ा बात करो, मतलब बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करके बात करो, और उससे 2-4 थप्पड़ भी लगा दो, ऐसे कौन बातचीत करेगा, नहीं। आपको क्या करना भाई, स्पीक केयरफुली, यानी जो आप बोल रहे हो अपने शब्दों पर ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला महिला है कि पुरुष है, इस चीज का भी ध्यान दो, ठीक है। और अपने शब्दों पर ध्यान देने के साथ साथ जो शब्द आप बोल रहे हो उसमें रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए, सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट भी दिखनी चाहिए। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म, और इसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन यही होता है कि हमारे शब्दों का जो चयन है वो प्रॉपर हो, महिला है या पुरुष है इस बात का भी उसमें ध्यान दिया जाए बात करते समय, और साथ में जो हम बोल रहे हैं उस सेंटेंस और उस शब्द में रिस्पेक्ट भी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल बातचीत, या कह लो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये चीज यहाँ पर जो है बी वाला आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंड थ्रू इंटरनेट टू मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब होता है ऑफिशियल बातचीत, ऑफिशियल बातचीत, ठीक है। ऑफिशियल बातचीत, ऑफिशियल बातचीत में लिखित रूप से भेजे जाने वाला संदेश, जो कि बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है, बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है, किसका इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है। उसको क्या कहते हैं, उसको टाइपिंग, प्रिंटिंग, राइटिंग नहीं कहेंगे, उसको कहते हैं भाई ईमेल। और प्रोफेशनल यानी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल या जहां भी आप नौकरी करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो ईमेल होता है। आपको किसी कंपनी से कोई टेंडर कुछ करना है, ईमेल पर ही होता है। जॉब के लिए अप्लाई करना है, मेल पर ही अप्लाई करते हैं। बॉस से छुट्टी लेना है, अपने एचआर को आप मेल करते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप भी किसी को मेल करते हैं। डीजीटी से कोई प्रॉब्लम होती है, कॉलेज वाला डीजीटी को मेल करता है। या फिर कोई इंफॉर्मेशन डीजीटी से आने होती है तो डीजीटी एनसीबीटी कॉलेज को मेल करता है। यानी जितने भी प्रोफेशनल
कम्युनिकेशन यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो सब किसके माध्यम से होते हैं, ईमेल के माध्यम से होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, और जब सही हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही बात है ना। द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बातचीत हो रही है, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ईमेल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ गए, समझ गए तो कमेंट कर देना, है ना। चलो यार, मैं तो हर वीडियो में यही आपसे मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ आपसे, एक कमेंट। ठीक है, और कमेंट में क्या मिलता है मुझे, जब भी जैसे मान लो कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ आप बताते हो मुझे, मैं जब आपसे कहता हूँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप मुझे बताओ, तो आप जब मुझे बताते हो ना, जो आप मुझे बताते हो कहलाता है फीडबैक। और फीडबैक क्यों दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है कि जो चीजें हैं उसमें सुधार की जा सके। कई बार कुछ बच्चों ने कहा कि सर बैकग्राउंड व्हाइट रखते हैं तो थोड़ा चमकता है, तो ब्लैक कर दो। तो मैंने उस जो आपका फीडबैक के दौरान, फीडबैक बहुत से बच्चे ये देते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो वेल एंड गुड, लेकिन फीडबैक में कुछ बच्चे सजेशन भी दिए कि सर बैकग्राउंड को आप व्हाइट की जगह ब्लैक कर दो तो थोड़ा सा आंखों को रिलैक्स हो जाएगा। तो मैंने उस सुझाव को माना और मैंने क्या किया, मैंने सुधार किया, परिवर्तन किया। तो ये है फीडबैक। फिलहाल तो फिलहाल आप अपना फीडबैक लगातार कमेंट सेक्शन में देते रहें, और प्यार भी जिस प्रकार से आप हमें देते हैं। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन हो गया बहुत, है ना। तो 112 नंबर क्वेश्चन के बाद आएगा 113 नंबर। कह रहा है कि ईमेल हम भेजते हैं। देखिए ईमेल का मैं अभी कहानी समझा दूं, जिससे 2-3 सवाल आपके फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ईमेल में सबसे ऊपर होता है टू। टू मतलब जिसको भेजना है उसको पता, जिसको भेजते हैं मेल हम भेजते हैं उसका पता। क्या पता, ईमेल आईडी। जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसकी ईमेल आईडी कहाँ पर लिखी जाती है, टू में लिखी जाती है। अब हम चाहते हैं कि एक और कॉपी किसी को भेज दें, ठीक है, एक कॉपी, इसको हम कहते हैं कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होता है, आप एक ही चीज को लिखो और नीचे भी दूसरे पेज पर भी लिख जाए तो क्या करते हैं हम लोग, एक पेज के नीचे कार्बन लगा देते हैं ना। उसी तरह हम एक ही मेल 4 लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको सीसी में उनका नाम टाइप कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे और चारों को इसमें टाइप कर देंगे, तो 4 लोगों को एक ही मेल चली जाएगा। ऐसा कब होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम अपना एक बायोडाटा, एक रिज्यूमे भेज रहे हैं जॉब के लिए, और हम सोच रहे हैं अब 4 बार मेल करने से अच्छा है क्योंकि मुझे 4 कंपनी में अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है, 4 कंपनी में अप्लाई करना है। तो चारों कंपनी की ईमेल आईडी मैं टाइप कर दूं, तो टू में भी कर सकता हूं, चारों कॉमा लगा लगा के, या फिर मैं चाहूंगा टू और सीसी में 3 कर दूं कि 3 कार्बन कॉपी चली जाए 3 कंपनियों को, सेम चीज, तो आपको बार बार मेल नहीं भेजना पड़ेगा। एक और होता है बीसीसी होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब थोड़ा मैं बीसीसी और इसमें दोनों में फर्क बताता हूँ। अगर आप सीसी में नाम डालोगे, ठीक है, और 4 कंपनी को भेजोगे, तो चारों कंपनियों को ये पता चल जाएगा कि आपने 4 कंपनी में अप्लाई किया है। ये जो चारों होंगे, ये जो 4 कंपनियां हैं दिखाएगा, चारों का नाम इनको दिखाएगा, मतलब इस कंपनी को 2 3 4, चारों को इधर सब एक एक जो है ना, एक वाले को इन तीनों का नाम दिखाएगा, फिर इसको दिखाएगा इन तीनों का नाम। मतलब इन चारों को पता चल जाएगा कि बालक बड़ा होशियार है, इसने 4 जगह अप्लाई किया है। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं चारों को एक ही साथ मेल भेज दूं लेकिन चारों को पता भी ना चले, तो मैं क्या करूंगा पता है, एक की ईमेल आईडी इसमें दूंगा, बाकी तीनों की ईमेल आईडी इसमें टाइप कर दूंगा, किसमें, बीसीसी में। तो इससे क्या होगा, एक ही मेल जो है चारों लोगों की चली जाएगी, लेकिन उन चारों को नहीं पता चलेगा कि मैंने एक ही चीज चारों को भेजा है। तो इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। भेजने को एक ही कॉपी में चारों को भेज रहा हूं, लेकिन उन चारों को पता नहीं चलेगा आपस में, मतलब उन चारों को आपस में नहीं पता चलेगा कि मैं 4 जगह अप्लाई किया हूं। और अगर कार्बन कॉपी में उनका मेल डालूंगा तो उन चारों को पता चल जाएगा कि मैंने चारों कंपनी में अप्लाई किया है, वो चारों को दिखाएगा नाम एक दूसरे का। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। अब आ जाता है कि आपने इसमें एक बॉक्स, जैसे मेल इस तरह से खोलते हैं तो 2cc वगैरह आ गया। एक और ऑप्शन आता है सब्जेक्ट। क्या आता है यहाँ पर, सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट में आप लिख देते हो एप्लीकेशन फॉर जॉब। क्या लिख देते हो, एप्लीकेशन फॉर जॉब। जो भी पोस्ट है वो पोस्ट का नाम वगैरह इस तरह से आप लिख सकते हो। आपने सब्जेक्ट लिख दिया कि भाई किस बारे में है, मेल किस बारे में है वो सब्जेक्ट में लिख दिया।
फिर यहाँ पर आपने ये बॉडी होता है मेल का मेल, इसमें लिखोगे टू डियर सर या जो कुछ भी, रिस्पेक्टेड सर आई हैव कंप्लीटेड माय आईटीआई फलाना फलाना इस तरह से, और मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ आपका ये वो, और मैं अपना बायोडाटा अटैच कर दिया हूँ नीचे, कृपया देखने की कृपा करें और धन्यवाद, ऐसे आपने लिख दिया। तो बायोडाटा क्या करोगे, पहले से आप बनाए रहोगे उसको पीडीएफ वगैरह में। अब पीडीएफ या वर्ड में, तो अब इसके अंदर उसको कैसे करोगे, ऐसा तो है नहीं ऐसे उठा के ऐसे डाल दोगे इसी चला जाएगा। इसमें एक नीचे ऑप्शन होता है, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिस कुछ इस तरह से निशान बना रहता है, क्लिप का निशान बना रहता है, इसको हम कहते हैं अटैच। तो इसमें क्या होता है कि हम अपना जो भी पहले से बायोडाटा वगैरह या रिज्यूम जो बनाए रहते हैं यहीं पर अटैच कर देते हैं, रिज्यूम अटैच कर देते हैं। किसको भेजना है उसकी ईमेल आईडी डाल दिया, किस बारे में है, जॉब के लिए एप्लीकेशन है वो, और नीचे अपना रिज्यूम यहाँ अटैच कर दिया, और फिर सेंड बटन होती है उस पर टिक करते हैं, आपके टच से ये जो है चला जाता है आगे, सबको चला गया, आपका बायोडाटा इसके साथ अटैच है। मतलब पिन है, पिन में समझ लो कि हमने अपने बायोडाटा को ऐसे फंसा दिया, ऐसे फंसा के भेज दिया इसके साथ, ठीक है, बना बनाया बायोडाटा। तो बना बनाया बायोडाटा हो सकता है, फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी आप भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो मेल के साथ अटैच करके। तो ये इतना कहानी क्यों मैं बताया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आ गया, ये पूछ रहा है सीसी का मतलब, सीसी का मतलब क्या होता है भाई, कार्बन कॉपी होती है। एक ही मेल को अगर हम कई लोगों को भेजना चाहते हैं और सबको पता भी चले कि हाँ हमने सबको भेजा है, तो ऐसे में हम लोग सीसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले पर। अगला कह रहा है बीसीसी, तो बीसीसी अभी मैंने बताया था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब भेजूंगा तो मैं कई लोगों को, एक से ज्यादा लोगों को भेज सकता हूँ, 4 जरूरी नहीं है, 10-20 लोगों को भी भेज सकता हूँ, एक से ज्यादा लोगों को भेज सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैं एक ही चीज 10 को भेजा हूँ, है ना, लेकिन एक ही बार में भेजूंगा एक ही साथ। वैसे तो वैसे तो मैं चाहूँ एक एक 10 बार 10 लोगों को मेल टाइप करके भेजूं, तो अब जब मुझे एक ही चीज भेजना है तो 10 बार भेजने के बजाय बीसीसी में उनका नाम डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना पता चल पाए कि मैंने एक ही चीज चारों को भेजा है ना, तो वो चीज हो जाता है। ब्लाइंड चेयर वेयर से कोई लेना देना नहीं, चाइल्ड से लेना देना, चार्ट से लेना देना। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपकी कोई बात होती है, आपके 4 दोस्त हैं, तो आप तीनों दोस्त को बताते हो और कहते हो यार उसको मत बताना, यार सन्नी को मत बताना, यार रवि को मत बताना, यार अभिषेक को मत बताना। पता आप खुद चारों को बता देते हो, लेकिन उन तीनों को कहते हो कि आपस में मत बताना, और वो तीनों इस बात से खुश रहते हैं कि आप उनके मित्र, आप यार बड़े अच्छे दोस्तों, सिर्फ उससे बात बताए, और बगल वाले को वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि अरे आपने मना किया है। तो क्या हो गया, वो बीसीसी हो गया, वो क्या हो गया, बीसीसी हो गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। पता तो उन तीनों को है, लेकिन वो आपस में नहीं जानते एक दूसरे को कि उन 4 को बात पता है, ठीक है। और कार्बन कॉपी में क्या होता है कि आपने चारों को बता दिया और चारों ने आपस में एक दूसरे को बता दिया, सबको पता है कि यार चारों को ये बात पता है कि भाई उसका वहां पे चल रहा है, ठीक है, वो कार्बन कॉपी। यानी फिर वही है, मतलब 4 दोस्त हैं, आप हो गए, चारों को आपने बात बताई, ये आपस में नहीं जानते हैं, आप मतलब आपने सबको बता दिया, लेकिन एक लाइन बोल दी यार इसको मत बताना, इसको मत बताना, कि इन्होंने मतलब इनको कंफ्यूजन है, इनको आपकी बात सबको पता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को ये जानते हैं कि नहीं नहीं ये बस मुझे बताया है, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गया। लेकिन जब ये आपस में सबको पता चल गया, इसको भी सबको पता है, आपको भी पता है, इस तरह से सबको पता चल गया, तो कार्बन कॉपी है, ठीक है। चलो हम कहानी खत्म करते हैं। ये हो गया ब्लाइंड और कार्बन, आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो बताना कि कितना समझे, ठीक है, कमेंट करके। चलिए, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे, जब आप अपना बायोडाटा भेजना चाहते हैं ईमेल के साथ, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, मैंने बताया ना अटैच कर देते हैं, तो आप एक अटैचमेंट के रूप में भेजते हैं। अब इसीलिए थोड़ी देर पहले थोड़ी कहानी बता रहा था ईमेल की, जिससे आप ये सवाल आसानी से कर पाओ। जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं तो नीचे क्या करते हैं, अटैच वाले ऑप्शन में जाते हैं और अपने बायोडाटा को एक अटैचमेंट के रूप में अटैच कर देते हैं। अटैच मतलब जोड़ देना, फंसा देना, उसके साथ भेज देना, ठीक है। बना बनाया बायोडाटा रखा रहता है, अब बार बार टाइप करेंगे उतना, उससे अच्छा बना बनाया है पीडीएफ, मेल में गए, नीचे अटैच पर क्लिक किए, पीडीएफ अपना वहां अटैच किए, भेज दिए, गया। तो ये हो गया अटैचमेंट। When your classmate is giving suggestion on your performance you are receiving, देखो जब भी मैंने बोला था, कह रहे हैं कि अगर आपका कोई क्लासमेट है, आपके साथ ही पढ़ाई कर रहा है, और आप उसको कुछ सजेशन दे रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग। जब भी आप इसको कस्टमर इंटरेक्शन नहीं कहेंगे, एलिवेटर पिच नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं फीडबैक। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं, आप कमेंट्स के माध्यम से जो मुझे बताते हो, तो क्या देते हो, फीडबैक देते हो। फीडबैक क्यों जरूरी होता है, फीडबैक जरूरी होता है इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि जैसा फीडबैक आता है उसके आधार पर आदमी बदलाव करता है और अपने को और बेहतर करने की कोशिश करता है।
तो वही है फीडबैक, ठीक है। तो जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन, मतलब हो सकता है आप गाना गाते हो या फिर आप खुद पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका दोस्त आप सुझाव दे रहा है, आपको एक तरह से क्या दे रहा है, सजेशंस दे रहा है कि यार ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे और बेहतर कर सकते हो, तो वो क्या दे रहा है आपको, फीडबैक दे रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट फाइल, देखिए अब ये आ गया आपका आईटी वाले सेक्टर में। देखो एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2-3 अलग अलग एप्लीकेशंस है, अलग अलग काम के लिए यूज होती है। नॉर्मल लेटर, बायोडेटा और सब चीजें बनानी होती है तो हम लोग एमएस वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और अगर हमें कोई, जैसे ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या है, पीपीटी है, ये क्या है, पीपीटी है, 1 by 1 स्लाइड आ रही है ना, तो इसको पावर पॉइंट में बनाते हैं, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आता है। एक्सेल क्या होता है, जब कोई बहुत लंबा शीट बनाना हो, 1000, 2000, 4000 बच्चों का रिजल्ट तैयार करना हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ, दुनिया भर का डेटा एंट्री करना हो, एड्रेस, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, फर्स्ट ईयर रिजल्ट, सेकंड ईयर रिजल्ट, बहुत लंबी सी शीट तैयार करनी हो हजारों की संख्या में, तो वहां पे एक्सेल यूज किया जाता है। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं, तो डॉक्यूमेंट का हम अगर कोई नाम देते हैं ना, नाम के आगे देखोगे एक चीज अपने आप कंप्यूटर लगा देता है, उसको एक्सटेंशन कहते हैं, वो हम नहीं टाइप करते हैं। जैसे आप ये देखो, इसको रिनेम करने के मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर तो ये दिख नहीं रहा सही से, मैं जो दिखाना चाह रहा था फिलहाल मैं फेल हो गया, है ना। इसमें क्या होता है कि नाम के आगे वो डॉट करके अपने आप लिखा हुआ आ जाता है, डॉट पीडीएफ, ठीक है। नाम के आगे डॉट पीडीएफ अपने आप लिखा हुआ आ जाता है, प्रॉपर्टी में भी दिखा है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, एनएसक्यूएफ के आगे न्यू के आगे दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए डॉट पीडीएफ लिखा हुआ ना, फाइल टाइप डॉट पीडीएफ। तो जब भी आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं, तो जिस प्रकार की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन लग जाता है, वो बताता है कि ये फाइल किस प्रकार की है। तो इसी प्रकार से बात किया जाए तो ये जो डॉट डीओसी है, ये दिखाता है कि यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल है या फॉर्मेट है। ये दिखाता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई फाइल है। यह दिखाता है कि यह एक फोटो है, एक इमेज है। क्या है, एक फोटो या इमेज है। आपने फॉर्म वगैरह भरते समय देखते हैं ना, मांगा जाता है कि जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। और यह दिखाता है पावर पॉइंट के बारे में। किसके बारे में दिखाता है कि यह जो बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट एप्लीकेशन बना हुआ है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन PPTX होता है, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल सी का क्या मतलब होता है भाई, कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करते हैं। कंट्रोल बी क्या होता है, कोई चीज कॉपी कर लिया, उठा के दूसरी जगह ले जाना है तो पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एस से क्या करते हैं हम लोग, जनरली सेव करते हैं। तो अब इसी को आप अरेंज कर लीजिए, जहां पे कॉपी पेस्ट सेव, ठीक है, कॉपी पेस्ट सेव, ठीक है। ये आपका सी वाला आंसर सेव है। अगर इसमें बहुत ज्यादा है तो शॉर्टकट कंप्यूटर का शॉर्टकट है। आईटी वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना है यार। मैं थोड़ा इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों कोर्सेज वगैरह आप थोड़ा बहुत ज्वाइन कर सकते हो। ग्लोबल आईटीआई का जो मोबाइल ऐप है, इस पर मैं चीजें बेसिक से सारे सब्जेक्ट, थ्योरी, WCS, ED, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फिटर इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं तो सब इंक्लूड रहता है। या फिर जब आप बस एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ना चाहते हो, आपकी अन्य ट्रेड है जैसे मोटर मैकेनिक है या फिर ऐसी ट्रेड है जो हम फिटर इलेक्ट्रिशियन के अलावा नहीं कोर्स लाए, तो वो लोग चाहें तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ सकते हैं बेसिक से। मेरा अब कोर्सेज भी देखोगे आप बहुत कम फीस होती है, ठीक है। जनरली देखो अब ये 300 रुपये फीस है और हमेशा कुछ न कुछ डिस्काउंट लगा रहता है। अगर आप इस पर डिस्काउंट लगा दो अभी का, तो अभी 100 रुपये का डिस्काउंट है, इस पर आप लगा दो, कितने का होगा, 200 रुपये में आपके सारे चैप्टर, 200 रुपये में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूरे चैप्टर पढ़ा दिया, है ना। तो ये फर्स्ट ईयर का भी है, सेकंड ईयर का भी है। तो इससे फायदा क्या हो जाता है कि आपको सब चीजें रटनी नहीं पड़ती, ज्यादा वीडियो भी नहीं होती, 50 वीडियो में सब निपटा दिया, किसी में 30-40 वीडियो में निपटा देते हैं। तो मेरा मतलब यही होता है, क्या, कम पढ़ाओ, सॉलिड पढ़ाओ, परफॉर्मेंस अच्छी हो। देखो हम ज्यादा पढ़ा देंगे तो आप अपना रिवीजन ही कहां से कर पाओगे। बाकी ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट को ओपन करो, कोर्स वाले ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर आईटीआई कोर्स लिखा हुआ है, आईटीआई कोर्स के बाद क्लिक करो, एम्प्लॉयबिलिटी के यहाँ पर ऑप्शन आएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करो, सेकंड ईयर में जाओ। सेकंड ईयर में जाओगे तो जैसे जैसे मेरी क्लासेज आपको यहाँ पर दिख रही है ना, जैसे आप क्लास नंबर आज 6 की बात करें तो इसके पहले अब तक हमने 5 क्लासेस यूट्यूब पर करा दी हैं, तो पांचों का हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन को सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, मैंने पीडीएफ सीरियल वाइज दे दिए, ऊपर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और काम चल रहा है इस वेबसाइट पर। क्या चल रहा है भाई, ये नीचे की तरफ स्लाइड करो, मॉक टेस्ट फ्री, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो, आ जाओ आप इस पेज पर, नया पेज आएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ कहानी आएगी और एक यहाँ पर सैंपल के लिए टेस्ट भी अभी है फिलहाल। तो हो सकता हो कि आज, अब पता नहीं कब मैं वीडियो बना रहा हूँ और कब देखोगे आप वीडियो को, तो यहाँ पर टेस्ट हो गया।
तो ये चीजें आप कर पाओगे आने वाले टाइम पर, बहुत बेहतर चीजें हैं। ग्लोबल आईटीआई वेबसाइट, ऐप वेब, ये सब कुछ क्यों बनाया गया है? सब बनाया गया है आपकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो उनको भी आप लोग यूज किया करिए। फिलहाल आंसर सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केप। स्केप बटन होती है आपके कीबोर्ड में, देखोगे तो ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में कॉर्नर में होता है, स्केप बटन कहते हैं इसको, जनरली ESC लिखा रहता है। तो पावर पॉइंट में क्या होता है ना, पावर पॉइंट में जनरली ये देख रहे हो आप, इस तरह से स्लाइड चलती रहती है। अब आप चाहते हो कि स्लाइड बंद हो जाए और हम डायरेक्ट स्लाइड से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। कंप्यूटर में स्लाइड देख रहे हैं आप, पावर पॉइंट में बना के इस तरह से स्लाइड देख रहे हैं वन बाय वन, अब सोच रहे हैं कि इसको मैं बंद कर दूं, तो उसके लिए ये क्या होता है, एस्केप दबाना पड़ता है। तो एस्केप दबाने से जो हमारी स्लाइड चल रही होती है कंप्यूटर के पावर पॉइंट वाले ऐप में, वो बंद हो जाती है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर पढ़ा होगा, तो उनको तो समझ में आ रहा होगा, पावर पॉइंट पढ़ा है ना। तो बस ठीक है, बहुत बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत करके बहुत हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यहां तक हम लोग पहुंच गए। एक क्वेश्चन और बाकी है अभी, नहीं तो हम कहने वाले थे आज के लिए इतना ही, है ना। तो एस्केप बटन दबाने से क्या होता है, जो स्लाइड चल रही होती है वो बंद हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। नई स्लाइड के लिए अभी अगला क्वेश्चन होगा ही नई स्लाइड वाला। चलो, अगर आप नया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, यानी पावर पॉइंट में एक नई फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अगली क्लास आपके लिए लेनी है क्लास 7, तो अब मैं क्या करूंगा, पावर पॉइंट में एक न्यू फाइल बनाऊंगा, ठीक है, न्यू फाइल बनाऊंगा। तो न्यू फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl+N शॉर्टकट। वैसे तो जनरली क्या होता है, मेन्यू में जाऊंगा, पावर पॉइंट MS ऑफिस में जाऊंगा, पावर पॉइंट पे ओपन करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे अंदर थोड़ा सा कीड़ा है शॉर्टकट यूज करने का, तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+N पे क्लिक करूंगा, नई जो है स्लाइड आ जाएगी, ठीक है, नई स्लाइड आ जाएगी। तो ये है। बाकी ये कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, संभवतः बोल्ड करने के लिए, से कोई चीज है ना, लेटर मोटा है, जैसे नॉर्मल लिख रहे हो आप इस तरह से है, ठीक है। अब इसको बोल्ड करना है, मतलब इसकी मोटाई बढ़ानी है, तो क्या हो जाता है, Ctrl+B कर दिया, अब तो बोल्ड हो गया, ये इससे मोटा हो गया ना। फिलहाल काश आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे कमेंट वीडियो के नीचे करें, और अपने बच्चों के बीच, दोस्तों के बीच, ठीक है बच्चों के नहीं, ITI के बच्चों के बीच, यानी अपने दोस्तों के बीच आप वीडियो शेयर कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर, अभी सेकंड ईयर में हो सकता है कुछ बच्चे नए आए होंगे, ज्यादातर तो मेरे वही बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर मुझसे जुड़ते हैं, वो लगातार साथ में रहते हैं। तो अगर आप पहले से भी जुड़े हैं तो नए बच्चों को भी एक बार बोलिए कि आइए ग्लोबल ITI के साथ कुछ समय बिता कर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि रहना है इनके साथ कि नहीं रहना है। बाकी अपना परिवार है हमारा आपका, और हम आप जो है, हम हैं आप हैं, और क्या है, बाकी इंटरनेट है इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, इतनी देर तक रुकने के लिए, थैंक यू।